मैं चलती हूँ, ठीक है ना? लेट हो रही हूँ मैं ऑलरेडी। अरे बेटा संडे के दिन तो छुट्टी कर लिया कर। माँ संडे के दिन तो ज़्यादा काम होता है नहीं। अच्छा ठीक है माँ, चलो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। अब हाँ आने में लेट हो जाऊंगी है ना? ठीक है चलो बाय बाय बाय। पर ये हेलो। हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसी रही पार्टी? मम्मी ने फ्रेंड्स को बुला लिया था जो मैं नहीं चाहता था। तो क्यों नहीं चाहते थे? तुम्हें पता है तुम्हारी एज में तो ना मैं ये सोचती थी कि हर दिन मेरा बर्थडे होना चाहिए। तो अच्छा होता ना अगर हर दिन बर्थडे होता तो। पर किसी का बर्थडे हर दिन कैसे हो सकता है? इसलिए तो रीजन है, उसे तो अच्छे से सेलिब्रेट करो। ये लो, मैं आपके लिए केक लाया हूँ। मैं भी कुछ लाई हूँ। चलो पहले केक खाएं। वाओ, थैंक यू। ये वाला तो मैं खा लूं? पहले बर्थडे बॉय खाएगा। हैप्पी बर्थडे। चल अब बारी है गिफ्ट की। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। खोल के तो देखो। फुटबॉल। थैंक यू। फिर थैंक यू से काम नहीं चलेगा, खेलना भी पड़ेगा। सोसाइटी के बच्चे शाम में खेलते हैं ना, तुम भी खेलना उनके साथ। अरे हाँ सेल्फी, हमारी सेल्फी रह गई। चलो पाउट बनाओ। अपने गुनाहों की माफी मांगने का समय आ गया है। बहुत सही समय पर आई। आजा जल्दी हाथ मुंह धो ले। नहीं बाप, आप लोग खाइए, भूख नहीं लगी है मुझे। देख तेरी पसंद की दाल बनी है, इसे खाने का नाम लेके ऐसा नहीं करते। देख दाल तू चख। बस इसी लाड़ पे ना सिर चढ़ा रखा है इन्हें। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रियंका, लड़के वालों का कई बार फोन आ चुका है, उन्हें तेरी फोटो पसंद आई है, मिलने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो ना कर दो। शादी नहीं करनी है मुझे कितनी बार कह चुकी हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा इस घर में रहना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ये घर पापा का है, तो इसलिए इस घर पर मेरा भी उतना हक है जितना आप दोनों का है। और रही बात खर्चों की ना, तो पूछ लीजिए भाभी से, हर महीने टाइम से पैसे दे देती हूँ। पैसे देती हो, कोई एहसान नहीं करती हो, ठीक है? और सौरभ ने जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया तुम्हारा। मुझे आपसे वैसे भी बात नहीं करनी है। थैंक यू वेरी मच। प्रियंका, 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 अरे बच्चा, प्रियंका, सौरभ। डॉक्टर, आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। क्या? उसे सिर्फ वॉमिटिंग हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या प्रियंका की तबीयत पहले से खराब थी? नहीं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। माइट भी हार्ट अटैक आया हो। मेरी बहन सिर्फ 37 साल की थी, कोई बीमारी नहीं थी उसे। हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? देखिए ये सिर्फ मेरा अनुमान है, बाकी सारी चीजें ऑटोप्सी के बाद ही क्लियर होंगी। ऑटोप्सी क्यों? आई थिंक दिस इज अ पुलिस केस। मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। एक्सक्यूज मी। सर ये है प्रियंका की फैमिली। आप ऑटोप्सी की शुरुआत कीजिए।
आप? जी मैं प्रियंका का भाई हूँ, गौरव दीक्षित। क्या हुआ था? सुबह हम मम्मी की आवाज सुन के प्रियंका के कमरे में गए तो देखा। क्या हुआ माँ? ये देखना, कुछ बोल नहीं रही है। प्रियंका, प्रियंका क्या हुआ? प्रियंका, प्रियंका क्या हुआ? प्रियंका उठ। कोयल, तुम डॉक्टर को फोन करो। बाथरूम में? जी। कहाँ रहते आप? सर, वोमिटिंग रेसिड्यू है, मरने से पहले वोमिट किया होगा। प्रियंका ने कल खाना पूरा नहीं खाया था? नहीं, वो बाहर से खा के आई थी, उसे भूख नहीं थी, पर मैंने उसके कमरे में खाना रखा कि कहीं रात को भूख लगे तो। ये प्रियंका काम क्या करती थी? रियल एस्टेट एजेंट थी। स्वाति, फॉरेंसिक को बुलाओ। राइट। मम्मी, हाँ, क्या हुआ? वो प्रियंका को सुबह हॉस्पिटल ले गए थे और अब पुलिस आई है उसके घर। हेलो, क्या? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। घाव हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि कई घाव दिखते हैं और कई नहीं दिखते। कई बार जो घाव नहीं दिखते हैं वो हमारी आत्मा, हमारी सोच पर ऐसे निशान छोड़ देते हैं जिन्हें शायद हम खुद भी नहीं पहचान पाते। एक 37 वर्षीय लड़की प्रियंका के परिवार को उसका शव उसी के बाथरूम में मिलता है। क्या प्रियंका की मौत नेचुरल थी या फिर प्रियंका की मौत बहुत सारी बातों से पर्दा उठाने वाली थी? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका की मौत नींद की गोलियों की हेवी डोज की वजह से हुई। नींद की गोली? जी सर, 10-12 से ज्यादा गोलियां। पहले प्रियंका को वोमिटिंग सेंसेशन हुआ, फिर उसने वोमिट किया, उसे नींद आ गई और विंड पाइप चोक होने की वजह से उसकी मौत हो गई। सर, लेकिन हमें कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। हमने प्रियंका के बाथरूम की और बेडरूम की जो तस्वीरें ली है उसमें भी कहीं स्लीपिंग पिल्स की बोतल नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि हमें दोबारा बारीकी से उसके घर की तलाशी लेनी होगी। नींद की गोलियां? जी। क्या प्रियंका परेशान थी या फिर डिप्रेशन का शिकार थी जिसकी वजह से उसे नींद की गोलियां लेनी पड़ी हो? मेरी बच्ची को कभी खुशी नहीं मिली, पड़ गई ठंडक तुम दोनों के कलेजे में। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? सर, वो अक्सर हाँ, प्रियंका तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, माँ को डायबिटीज है। सौरभ, वो बस माँ का मन कर रहा था इसलिए लेकर आ गई। सबको पता है इस घर में कि मुझे डायबिटीज है, मरना तो है ही एक न एक दिन, तो खा के क्यों न मरूं? हाँ, कोई मर जाए ना तो 2-4 दिन का रोना होता है, और अगर ये खा के आप बीमार पड़ गए तो सबकी मुसीबतें बढ़ेंगी। वैसे भी एक बोझ कम नहीं है इस घर में। सौरभ, चुप करा तेरी बीवी को। वो गलत क्या कह रही है? 37 की हो गई, कब करेगी शादी? नहीं करनी मुझे शादी। मम्मी को लगता है कि हमें उनसे दिक्कत थी, लेकिन हम तो उनका भला ही चाहते थे। प्रियंका के कमरे में खाने की प्लेट? सर, बताया था ना आपको, ये तो मैं ही लेकर गया था। प्रियंका खाने पे गुस्सा क्यों निकालती है? मन नहीं है। थोड़ा सा खा ले। खा ले। कोयल तेरी भलाई के लिए ही कहती है ना। अच्छा, अगर शादी नहीं करनी है तो आगे क्या सोचा है लाइफ के बारे में? मैं अब दोबारा घाव नहीं चाहती। मतलब? 5 साल पहले प्रियंका अमित पुरोहित के साथ रिलेशनशिप में थी। वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अमित बहुत ही गुस्से वाला आदमी था। वो आए दिन प्रियंका पर हाथ उठाता था। शादी से कुछ दिन पहले ही प्रियंका ने... अमित, ये सब क्या है? 10 दिन बाद हमारी शादी होने वाली हो, तुम ये सब कर रहे हो? शर्म आ रही है मुझे तुम पर। अमित, मैंने तुम्हारी मार तक झेली, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी कभी भी। हमारी शादी का कार्ड दिखाने आई थी तुम।
शादी तो हमारी होके रहेगी। मैंने फैसला ले लिया है। प्रियंका ने अमित से शादी नहीं की थी। उस इंसिडेंट के बाद वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। सर हम तो उनके भले के बारे में ही सोचते थे, और छोटी मोटी बहस किस घर में नहीं होती। चुप करो, तुम दोनों हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे। बोझ लगती थी ना तुम दोनों को। सर ये देखिए नींद की दवाई। सर ये तो मम्मी की दवाई है, मेरे पास इसका प्रिस्क्रिप्शन भी है। फॉरेंसिक में भेजो इसे। सर माँ के अकॉर्डिंग प्रियंका की शादी न करने और यहाँ रहने से भाई भाभी ज्यादा खुश नहीं थे। सर हो सकता है प्रियंका खुद ही अपने अकेलेपन से खुश ना हो और उसने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन जिस इंसान को पता है कि वो सुसाइड करने वाला है, अगले दिन सुबह इस दुनिया से चला जाएगा, क्या वो दूसरे दिन पहनने वाले कपड़े तैयार करेगा? प्रियंका के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल पता करो, स्पेशली प्रियंका का लास्ट दिन। उस लास्ट दिन की प्रियंका की हर एक मूवमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। पता करो कि प्रियंका के सिस्टम में नींद की गोली कब और कैसे आई। यस जी सर। हाँ, प्रियंका मैडम की किसी से कोई खास बातचीत नहीं थी, लेकिन हाँ जय के साथ उनकी अच्छी बनती थी। भाभी तब पता नहीं मनीषा मैडम को क्या प्रॉब्लम थी। जिग्नेश खाना फ्रिज में है, गरम करके खा लेना, मुझे आते आते लेट हो जाएगा। उसमें कौन सी नई बात? कल भी तो तुम लेट ही आई थी। कल देव के साथ थी ना, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ निकल गया। पूछोगे नहीं आज कहाँ जा रही हूँ? आज संजय के पास जा रही। जिसके पास जाना है जाओ, जिसके साथ रहना रहो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। अब तुमसे नहीं कहूंगी तो और किसे कहूंगी? बाय। मैडम ये सुसाइड का मामला है। आप कौन? जी मैं संजय दुबे, इस नवजीवन सोसाइटी का सेक्रेटरी। संजय दुबे जी, ये दुनियादारी करने से अच्छा है आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद कीजिए। प्रियंका को जानते थे आप? जी जानता था। सोसाइटी में जैसे सबको जानता हूँ वैसे उसको भी जानता था। अरे सुनो इधर आओ, ये मनीषा कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, शायद कहीं गई होंगी मैडम। अच्छा है, वो प्रॉपर्टी का देख लेना। संजय, संजय उठो। संजय जी जिग्नेश को बोलो। सर ये रही प्रियंका के कॉल डिटेल्स। एक काम करते हैं गुप्ता, ये प्रियंका की संडे की एक्टिविटीज को शुरू से शुरू करते हैं। सर प्रियंका के मोबाइल में एक सेल्फी मिली है जय और प्रियंका की। वो फोटो करीब 11:15 पर खींची गई और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक मनीषा जो कि जय की माँ है, उसने प्रियंका को कॉल किया था 11:35 में। लेकिन ये प्रियंका और मनीषा की तो बनती नहीं थी ना? जी सर। उसके बाद प्रियंका ने अमित पुरोहित, जिग्नेश और मोनिका को भी कॉल किया था और उसके बाद करीब शाम को 7:45 उसने करण को भी कॉल किया और 8:30 बजे के बाद अमित का फोन आया था प्रियंका को। 15 सेकंड ही बात हुई थी। अमित पुरोहित ये वही है ना जिससे प्रियंका की शादी होने वाली थी? जी सर। प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक अमित ने उसे कई बार कॉल किया था और जब मैंने प्रियंका के SMS डिटेल चेक किए तो पता चला कि वो लोग संडे को 12 बजे कैफे में मिलने वाले थे। सर मैंने फुटेज भी निकलवाई, दोनों वहाँ मिले थे सर।
सर लेकिन ये फुटेज तो कुछ और ही बता रही है। स्वाति, तुम ये करण और मनीषा से मिलो। राइट सर। और गुप्ता सर, तुम ये अमित को उठा के लेके आओ। जी सर। संजय, ये सब क्या है? तुम नहीं समझो। तुम समझाओ तो सही, मैं सब समझूंगी। मैंने एक घाव पहले भी देख लिया और आज तो ये एकदम ताजा है। क्या बात है संजय? मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ आयशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? क्या प्रियंका दीदी सच में मर गई? मैंने फोन किया था प्रियंका को थैंक यू बोलने के लिए। उसने जय को गिफ्ट दिया था ना, इसलिए। जय बेटा, तुम प्रियंका से कहाँ मिले थे? मयूर नगर गार्डन में। वो तो यहाँ से 20 मिनट दूर है ना? हाँ। हमें प्रियंका के फोन में जो लास्ट सेल्फी मिली है वो 11/16 की है। अगर हम ये मान भी ले कि जय वहां से तुरंत निकला होगा, तभी वो घर 11:40 के पहले नहीं पहुंच सकता। फिर आपने गिफ्ट बिना देखे 11:35 को प्रियंका को कैसे कॉल कर लिया? उस दिन जय घर पे नहीं था तो मुझे शक था कि कहीं वो प्रियंका से मिलने तो नहीं गया, इसलिए मैंने उसे फोन किया था। हाँ, वो मेरे साथ ही था। मेरे बेटे से दूर रहने का क्या लोगी तुम? हाँ, उसे भी तुम अपनी तरह बनाती जा रही हो प्रियंका। मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ, मेरे बेटे से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। प्रियंका के साथ रहना इसे अच्छा लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि जैसी जिंदगी प्रियंका ने काटी वो मेरे जय को भी अपने जैसा बना दे। जय बेटा, आप ठीक हो? जा अंदर जा, और मैं ना बुलाऊं तब तक बाहर मत आना। 1 मिनट, मुझे जय से कुछ बात करनी है। अंदर जा। मैडम प्लीज मेरे बच्चे को इन सब से दूर रखिए। मुझे किराए पे घर चाहिए था और मुझे पता चला कि प्रियंका रियल एस्टेट एजेंट बन गई है, इसीलिए मैंने उसे कांटेक्ट किया। वो मुझे घर दिखा रही थी। प्रियंका ने तुझे जो जो घर दिखाए उसकी लिस्ट हमें चाहिए। वो एक्चुअली वो सर वो ये कौन से घर दिखा रही है? एक सच सच बता दे, वरना तेरा इतिहास देखकर हमें तुझे अंदर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बता सर, प्रियंका से शादी टूट जाने के बाद मैंने किसी और से शादी करी और फिर हमारा डिवोर्स हो गया, तो मैं प्रियंका को वापस मिलने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मुझे घर देखना है। बड़ी मिन्नतों के बाद वो मुझे मिलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सर वो एकदम बदल चुकी थी, बिल्कुल पहले जैसी नहीं थी। मतलब प्रियंका, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए शादी नहीं की, तो फिर क्यों इतना भाव खा रही है? होश में आने के लिए इतना पानी काफी है या फिर और डालो? मुझे मेरी जिंदगी में किसी आदमी की जरूरत नहीं है। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश की ना
तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, समझे तुम? सर पहले तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। तूने उसको रात को फोन किया था ना? तेरी लोकेशन उसके घर के आसपास की थी। अरे सर मैं उसको इसीलिए फोन कर रहा था क्योंकि मैं उसके घर के नीचे था और उसे कह रहा था कि मुझसे आके मिल, लेकिन वो आई नहीं। और फिर मैं तकरीबन रात को 2 बजे वहां से निकला। अगर आपको चाहिए तो आप मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। हाँ मैम, मैंने उन्हें संडे को कॉल किया था। एक्चुअली ये घर हमें प्रियंका जी ने दिलवाया है। और ये देखिए ना मैम, कितनी घर में लीकेज की प्रॉब्लम है। हम लोगों ने कई बार उन्हें बताया भी, और यही रिमाइंड कराने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया था। तो उन्होंने कहा कि कल आके देखती हूँ। हमारे समाज में शादी करना ही अक्सर सेटलमेंट का रूप माना जाता है। अगर कोई स्त्री या पुरुष शादी नहीं करना चाहता है तो उसे ऐसे देखा जाता है जैसे वो कोई बागी है, समाज के खिलाफ है, समाज में रहने के लायक नहीं। पुलिस को प्रियंका के बारे में ऐसी कई चीजें पता चल रही थी। एक तरफ जहां पुलिस प्रियंका की जिंदगी से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही थी, वहीं प्रियंका के आखिरी दिन यानी संडे को उसकी सारी एक्टिविटीज की जानकारी भी इकट्ठा कर रही थी। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। प्रियंका के रूम में जो खाना मिला उसमें स्लीपिंग पिल्स के ट्रेस नहीं मिले, जो दवाई हमें घर से मिली, और प्रियंका के पेट से जो दवाई के ट्रेस मिले, दोनों की केमिकल कंपोनेंट्स डिफरेंट है। घर के खाने से दवाई के ट्रेसेस नहीं मिले, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि प्रियंका ने घर आने से पहले जो खाया था उसमें दवाई थी। स्लीपिंग पिल्स की असर 1.5 से 2 घंटे में शुरू होती और प्रियंका रात को 9 बजे घर आई। इसका मतलब हमें यह पता करना है कि प्रियंका शाम को कहाँ गई थी, किससे मिली थी, उसने क्या खाया था। सर नवजीवन सोसाइटी की सीसीटीवी कैमरा को चेक किया मैंने। अमित सच बोल रहा है। वो रात को 2:12 तक बिल्डिंग के बाहर ही था, फिर वहाँ से निकल गया। प्रियंका रात को 9 बजे घर में गई, फिर बाहर निकली नहीं। और बाकी लोगों का क्या, जिसे प्रियंका उस दिन मिली थी? इन्वेस्टिगेशन चालू है सर। अपनी टीम्स और अपनी खबरियों को एक्टिवेट करो। केमिस्ट शॉप पे चेकिंग शुरू करो। एक लिस्ट बनाओ कि किसने किसने उस कंपनी की दवाई खरीदी थी। आई नो ये टास्क थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये केस सॉल्व करने के लिए हमें इसे ही लीड बना के आगे चलना होगा। फिर क्या हुआ संजय? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों करते हो ये सर? ब्रोकर लोग मिलके भी काम करते हैं मैडम, और ब्रोकरेज भी शेयर कर लेते हैं। प्रियंका और जिग्नेश भाई दोनों मिलकर काम करते थे, लेकिन ये बात जिग्नेश भाई की बीवी आयशा को पसंद नहीं थी। ये घर की डिपॉजिट 30,000 है। कहाँ? ये घर का एग्रीमेंट हो चुका है। मुफ्त मेहनत मत कर। तुझे क्या लगता है मेरे पति के कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ तू कर सकती है? मेरे पति से दूर रहे। आयशा वो खुद मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स देते हैं, ठीक है? और तू मेरी छोड़, पहले ये देख कि तू खुद कहाँ गलत है। अरे हर जगह इस तरह ना, तू अगर मुंह नहीं मारती। तो मेरी पर्सनल लाइफ है। तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ। तो समझती क्या अपने आप को? क्या समझ रही है? हाँ? तू देख। रुक जाइए प्लीज। छोड़ मेरा हाथ। अब रुक जाइए। तू देख अब मैं मार्केट से कैसे निकालती हूँ तुझे। मैडम दोनों की दुश्मनी पूरे मार्केट में फेमस थी। ये आयशा कहाँ मिलेगी? सर जिग्नेश ने हमें प्रियंका का नंबर दिया था, और उसने सर हमें 2-3 घर भी दिखाए थे, लेकिन सर हमें घर नहीं पसंद आए थे। तो हमने उसे बोला था कुछ और ऑप्शन दिखाने के लिए, तो उसने हमें यही बोला था कि अगर कुछ अच्छे ऑप्शन आएंगे तो वो हमें इन्फॉर्म करेगी। ये जिग्नेश कौन है? सर वो हमारा ब्रोकर है। सर प्रियंका संडे को तकरीबन 2:30 बजे मुझसे मिलने आई थी। आपकी बीवी आयशा और प्रियंका के बीच झगड़ा था ना? आयशा प्रियंका के बीच में प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं प्रियंका को ही अपने सारे कॉन्टैक्ट शेयर करता था, आयशा के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि आयशा मेरे लिए सिर्फ एक नाम की बीवी बनकर रह गई थी। आपके और प्रियंका के बीच में कुछ था क्या? प्रियंका मेरी बहन की तरह थी,
बल्कि उसने सारा काम मुझसे ही सीखा। और सच तो यह है कि आयशा सिर्फ मेरे नाम को इस्तेमाल कर रही थी, बाकी वो हर दिन किसी और आदमी के साथ होती थी। सर, ये आयशा की डायरी। आयशा जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे प्रियंका से प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। हमने प्रियंका की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की। प्रियंका की मौत के पहले आपके और प्रियंका के बीच काफी कॉल्स एक्सचेंज हुए। वो इसलिए क्योंकि मैं उसकी मदद कर रही थी। मदद? कैसी मदद? क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? आयशा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरा पति तेरी इतनी मदद कर रहा है, वो काफी नहीं है तेरे लिए? और अब तुझे मुझसे क्या चाहिए? आयशा, संजय ने जय का रेप किया है। संजय ने जय का रेप किया? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पुलिस के पास जाओ। आयशा, जय वो बेचारा बच्चा बहुत गुमसुम है इस समय, बहुत डरा हुआ है। इनफैक्ट उसने ये सारी बातें अपनी माँ से भी नहीं बताई हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा संजय से मिलना जुलना है। प्लीज आयशा, तुम किसी भी तरह संजय से ये सारी बातें कन्फेस करा लो। बहुत कोशिश के बाद संजय ने मेरे सामने कन्फेस किया और मैंने उसका वीडियो बनाया। अच्छा, मैं उस दिन नशे में था। डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला और सामने जय था। वो अपनी बॉल लेने घर आया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जय का रेप किया है। कहाँ है वो वीडियो? मैं वीडियो बना पाई उसके पहले ही प्रियंका की मौत हो चुकी थी, इसलिए मैंने वो वीडियो सौरभ को दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जय का रेप किया है। वॉचमैन से पता करो ये संजय कहाँ गया है। राइट सर। नहीं मैडम, हमें नहीं मालूम संजय साहब कहाँ हैं। हमने तो उन्हें 2 दिन से नहीं देखा। ये सब मैंने किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जय का रेप किया है। तुमको नहीं लगता कि तुम्हें ये वीडियो लेकर हमारे पास आना चाहिए था? सर संजय 2 दिन से गायब है और उसका फोन भी बंद है। लेकिन सर, जिस दिन प्रियंका की मौत हुई पूरी शाम संजय मेरे साथ था। कहाँ थे तुम लोग? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। एक दोस्त के घर पे थे, गेट टुगेदर था। उस गेट टुगेदर में कौन कौन था? मुझे सबके नाम और नंबर्स चाहिए अभी। जहां प्रियंका एक 11 साल के बच्चे के साथ हुई हैवानियत के सबूत जुटा रही थी, वहीं कोई उसके सबूत पुलिस से छिपा रहा था। पुलिस को लग रहा था कि वो कातिल तक पहुंच गई है, लेकिन आगे आने वाली कहानी में कई और राज खुलने वाले थे। जी सर। जय कहाँ है? क्या बात है सर? स्वाति। सर। अरे सर, क्या हुआ है बताइए तो सही। जय घर पे नहीं है, वो अपने नाना के यहाँ गया है। कहाँ रहते हैं आपके पिता? यहाँ पास के मोहल्ले में। आपको पता है जय के साथ क्या हुआ है? आपको पता है जय के साथ क्या हुआ है? सर, मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन जय मेरे यहाँ आया था। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय ने मुझे सब कुछ बताया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अंकल, वो बॉल आ गई आपके घर में। जा अंदर जाके ले। थैंक यू अंकल।
मेरा बेटा गुमसुम रहने लगा था। हाँ, और प्रियंका उसकी मदद कर रही थी, लेकिन उसके मौत के बाद पापा आप सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों पापा, क्यों? क्या पसंद है आपको? नवाज किस? सर इधर आइए जल्दी। अरे सर रुकिए ना सर, कहाँ जा रहे हैं आप? एक मिनट सर। मुंह खोलो। गलती हो गई, उस गलती के लिए मैंने बार बार प्रायश्चित भी किया है। अब कानून के हिसाब से अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर। मेरे नाती के जीवन को बर्बाद कर दिया था उस आदमी ने सर। अरे मैंने कहा था आपको, मार्केटिंग के बाद सीधा घर चलते हैं। क्या हुआ क्या है इनको? सर का बीपी लो हो गया है। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। अरे नहीं सर, आप घर छोड़ दीजिए, हमें पास में घर है, मैं इनको कॉफी पिला दूंगा, ठीक हो जाएंगे ये। सजा देने के लिए कानून है, आपको हमारे पास, पुलिस के पास आना चाहिए था। आपके सभी दोस्तों ने और संजय ने ही हमें बताया कि आप किस टाइप के गेट टुगेदर करते हैं। संजय को बचाने के लिए तुमने वो वीडियो छुपाया ना? मैंने वो वीडियो इसलिए छुपाया क्योंकि अगर ये सारी बातें बाहर निकलती तो मेरी बहन की बातें भी बाहर निकलती। क्या मतलब? अमित से रिलेशनशिप टूटने के बाद प्रियंका का रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया था। वो लोगों से सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाती थी। एक वो रहता है, बुरा मत मान, पर तेरी बहन को मैं हर दिन अलग अलग गाड़ियों में से उतरते हुए देखता हूँ। देख, मुझे उसकी पर्सनल लाइफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब सोसाइटी के अंदर अच्छा नहीं लगता ना। सौरभ, ये मेरी लाइफ है। शादी कर ले प्रियंका, ये सब करने से लाइफ नहीं कटने वाली। तो प्लीज ये मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। एक बार नहीं कई बार उसे समझाया, लेकिन वो समझी नहीं। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा हमें मिल रही थी कि जाने अनजाने में हमारे या हमारे परिवार के हाथों जो गुनाह हुए हैं, हम उसका प्रायश्चित कर सकें। मैं तो अपने परिवार में सबके गुनाहों की माफी भी मांगता था। आप जानते हैं कि प्रियंका किस किस से मिलती थी? नहीं सर। सर, प्रियंका के फोन से ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिल रहा जिससे ये पता चले कोई इस समय किससे डेट कर रही थी या किससे मिल रही थी। ठीक है, उसे पुलिस स्टेशन भेज दो। सर, हम लोग हमेशा मंथ एंड में स्टॉक चेक करते हैं, तो पता चला कि हमारे स्टॉक में स्लीपिंग पिल्स की एक बोतल गायब हुई थी। चिंटू खबरी ने बताया था इस केस के बारे में। आपको पता है ये काम कौन कर सकता है? इसमें है। कौन है ये बंदा और कहाँ रहता है? सर, ये सुनील है। 3 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया और अभी तो फोन भी नहीं आंसर कर रहा है। मुझे सुनील की डिटेल्स चाहिए। बताता साहब, उसने मुझे 15,000 दिए थे उस आदमी ने साहब। किसने? मैं नहीं जानता उसे सर, मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए मुझे वो दवाई दे दी साहब। दवाई दे। जो दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के देना गैर कानूनी है, तूने वो दवाई दी कैसे? साहब, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला था, इसलिए गांव पैसे भेजने थे। तू वो आदमी का स्केच बनवा सकता है? हाँ साहब।
ये कैसे हो सकता है? गुप्ता सर, गिरफ्तारी के पहले हमें कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे। लोग सिर्फ क्या बात है सर? यार हमें प्रियंका जी ने दिलवाया है कि घर में लीकेज की प्रॉब्लम है और यही रिमाइंड कराने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया था। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? सर सर मैंने क्या किया? उस दिन मैं प्रियंका का पीछा कर रहा था। जैसी वो फ्री हुई मैं उससे मिला, फिर हम दोनों एक कैफ़े पे चले गए। प्रियंका जी, वो समीर आपके साथ है क्या? प्लान के मुताबिक करण ने उसको फोन किया ताकि हम पर कोई शक ना करे। तुमने प्रियंका को मारा क्यों? प्रियंका से घर लेने के बाद उसका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया था। फिर एक दिन जब मैं घर पहुंचा, करण, प्रियंका, वो हम दोनों के साथ थी, पर उस दिन के बाद तो क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम्हारी एज के लड़कों को तो ये सब एक्सपीरियंस चाहिए होती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों एक साथ, आप किस? नहीं है पॉसिबल। ठीक है, फिर घर खाली करवा दूंगी, भटकते रहना यहाँ से वहाँ। ऐसे मत करना, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हमारा करियर दाव पे लग जाएगा। सिर्फ करियर नहीं, तुम दोनों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर मैंने ये बात तुम दोनों के घर वालों को बता देता हूँ। जैसा बोलती हूँ मैं वैसा करती जाओ। तुम दोनों मुझे खुश रखो और मैं तुम दोनों को खुश रखूंगी। सर हम उसके हाथ की कठपुतली बन गए थे, हमारा भविष्य खराब हो रहा था सर, उसका मर जाना बेहतर था। तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था, कानून उसे सजा देता। तुमने जो किया है ना, उससे भविष्य तो अब भी तुम्हारा अंधकार में ही है। प्रियंका एक बुरे रिलेशनशिप से बाहर निकली थी, जिसके बाद उसका नजरिया इस हद तक बदल गया कि शायद उसे खुद पता नहीं चला कि वो कब अमित की तरह बन गई। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उससे सबक लें, ना कि दूसरों के साथ भी वही करें। काफी लोग बुरे रिलेशनशिप का शिकार होते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत है किसी से बात करने की। समाज आपसे और हमसे है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bhabhi. Happy birthday to you. Hey! हैप्पी बर्थडे भाभी। शीतल, हमारी शादी के बाद ये तुम्हारा पहला बर्थडे है, तो ये खास तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। अब ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? डाइवोर्स। मजाक कर रही हो क्या भाभी? भाभी, कल भैया ने आपके लिए इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी रखी है। शहर के बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे डाइवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप सब जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। मम्मी आप टेंशन मत लो,
मेरी क्लाइंट से मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। और पापा की तरह कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि 9 से 6 की नौकरी करो और फिर आराम। अरे बेटा, रात के 8 बजे हैं, मीटिंग तो कल भी हो सकती है ना। मम्मी आप समझते नहीं हो, सक्सेसफुल होने के लिए ना थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मैं आपको ना आने के बाद कॉल करती हूँ। बाय। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ हाय, आई एम मनीष मित्तल। मुझे लगता है हम कहीं मिल चुके हैं। आई विश मिले होते। बाय द वे माया। नाइस टू मीट यू। शीतल जी, मैंने आपकी केस हिस्ट्री और एविडेंस देख लिए हैं, बट सॉरी टू से इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखना है कि इस बेस पर हम आपकी तरफ से उनके खिलाफ कितना स्ट्रॉन्ग केस बना सकते हैं। विजय जी, मैं जानती हूँ इतना सब काफ़ी नहीं है, पर मुझे किसी भी हालात में डिवोर्स चाहिए। मैं बस उस कैद से छुटकारा चाहती हूँ, प्लीज़। ओके, कुछ करते हैं। हाँ पापा, ये जॉब बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत कुछ सीखने में मिल रहा है। और आप देखना मेरा प्रमोशन भी ना बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो अच्छा है, पर मैं तुझसे नाराज हूँ। तेरी माँ बता रही थी कि तू मेरा 9 से 5 की सरकारी नौकरी का मजाक उड़ा रही थी। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरी पीठ पीछे मेरी बहुत चुगली करते हो, हैं? मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा मम्मी, वो मैंने पैसे भिजवाए थे, आपने चेक किए ना? हाँ, मिल गए। बस इसी तरह तरक्की करती रहे और तेरा काम अच्छे से चलता रहे। जैसी टाइम मिले मिलने आ जाना। हाँ, बहुत जल्दी आऊंगी। अच्छा मम्मी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। बाय, लव यू। हेलो, रघु, शीतल जी, गैस व्हाट, बधाई हो, डिवोर्स फाइनल हो गया है और एलिमनी में आपको 50 लाख रुपए मिले हैं और साथ में सेटलमेंट में एक बंगलो और एक कार भी। हैप्पी? यस।
थैंक यू सो मच विजय जी, पर मेरी आज़ादी के आगे ये सब कुछ भी नहीं है। बट स्टिल थैंक यू सो मच, आप नहीं होते ना तो। क्या कर रहे हो? इस चोर ने मेरे पैसे से तेरा घर तो भर दिया है, लेकिन याद रखना ये पैसा तुझे कभी हजम नहीं होगा। छोड़ो। हेलो मिस्टर, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हेल्प! पुलिस! अरे देखो आके आदमी गुंडागर्दी कर रहा है। भैया छोड़ो यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। लेके जा भैया, छोड़ो भैया। शीतल जी, आर यू ओके? या अरे सुनो, कल रात माया ने मैसेज किया है कि वो नई नौकरी के लिए दुबई चली गई। अरे ऐसे कैसे अचानक, बिना बताए? रुको मैं उसको कॉल लगाता हूं। हाँ हाँ जल्दी लगाइए। ये लड़की बिना। क्या हुआ? घंटी बज रही है। बेटा मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तेरे तलाक पर क्या कहूँ। पता नहीं क्या हो गया तुझे आजकल। साल भर तेरी शादी को हुआ नहीं और माँ, नरेश से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब मैंने वो भूल सुधार ली है। अब क्या करूंगी? अब सबसे पहले अपनी आजाद जिंदगी जीऊंगी, उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगी। माँ, मैंने बहुत सारी जगह ना रेज्यूमेज दे दिए अपने। बेटा वो बहुत बड़े लोग हैं, संभल कर रहना। माँ तुम बेकार में चिंता कर रही हो, कुछ नहीं होगा मुझे। अब देखना, अब मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है। हाँ माँ, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द टिकट्स मिल जाए। तुम बस अपना सारा का सारा सामान पैक रखना। ओके बाय। आपका पार्सल है। नहीं, पर मैंने कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं है। आप शीतल लादा है ना? हाँ। तो फिर आपका ये, पकड़िए इसको। अरे पर मैंने कोई पार्सल मंगाया ही नहीं है, तो मैं कैसे लूँ इसे? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पकड़िए इसको। अजीब जबरदस्ती है, नहीं मंगाया मैंने। हेलो, सर सेक्सुअल असॉल्ट ऐसा कुछ नहीं लग रहा। चारों तरफ अच्छे से देखो। सब जगह से फिंगरप्रिंट्स लो और आस पड़ोस में पूछताछ करो। देखो पड़ोसियों ने किसी को आते जाते देखा है क्या? सर सर ठीक है। सर आप पड़ोस में एक औरत ने बताया कि मर्डर का पता चले कि कुछ टाइम पहले उसने एक कुरियर वाले को यहाँ आते हुए देखा। शक्ल देखी उसने? नहीं सर, उस कुरियर वाले ने मुंह पे रुमाल बांधा, सर पे कैप, इसलिए शक्ल नहीं देखी। सर शालिनी श्रीवास्तव से मेरी बात हुई, जिसने मर्डर की इन्फॉर्मेशन दी थी। उसने ये बताया कि शीतल कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुई और नरेश लड्डा जो कि बिल्डर है वो उसका एक्स हस्बैंड है और कुछ दिन पहले उनका डिवोर्स हो गया। ठीक है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हम नरेश से मिलकर आते हैं। 1 महीने पहले आपका और शीतल का डाइवोर्स हुआ। सेटलमेंट में उसने इतना बड़ा घर लिया, पैसे भी लिए होंगे। मार्केट में आपकी रेपुटेशन खराब हुई, वो अलग। अब आप ही बताइए, ये वजह कम है आप पर शक करने के लिए कि आपने ही शीतल को मारा है या फिर मरवाया? देखिए, मेरा जो नुकसान होना था हो चुका। उसका मर्डर करवाने से मुझे क्या मिलेगा? और वैसे भी डिवोर्स मैंने नहीं, उसने मांगा था मुझसे, और वो भी तब जब हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तुम्हें क्या चाहिए? डाइवोर्स। उसने मांगा और आपने दे दिया। हम थक चुके थे उसके टॉर्चर से, और मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे नहीं, मेरे पैसों को चाहती थी। उसका मर्डर का सुन के बुरा तो लगा, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे सुकून भी मिला है कि अब वो हमें परेशान तो नहीं कर पाएगी। वरना जब से शादी करके आई थी तब से हमें सिर्फ और सिर्फ दुख दिया था सर, और कुछ नहीं। भाभी दाल में पानी थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? भाभी सुनो ना, मैं ना घास फूस खा के बोर हो चुका हूँ, तो डिनर में चिकन मटन कुछ बना देना प्लीज़। भाभी ये रोटी थोड़ी कच्ची है। अरे शीतल, तुमने कुक को क्यों निकाल दिया? वो ठीक ठाक खाना बना रहा था। क्यों? खाना ठीक नहीं बना रही हूँ मैं? हाँ? और सब्जी खाने में क्या प्रॉब्लम? अपने स्वाद के लिए जरूरी है किसी की जान ली जाए? हाँ? मेरा मतलब है शीतल कि हम कुक अफोर्ड कर सकते हैं, और तुम लड़ा खानदान की बहू हो, तुम्हें किचन में काम करने की क्या जरूरत है? तुम नई नई आई हो, एंजॉय करो बस। आपको खाने से प्रॉब्लम थी ना, आप मुझे अकेले में जाकर बोल सकते थे। ऐसे अपने भाई बहन के सामने मेरी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं थी, समझे आप? भाभी
आप गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ मैं। तुम तीनों भाई बहन मिलकर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। नहीं खाना नहीं खाना ना, लो फेंक दो इस खाने को, मत खाओ। हमें लगा कि समय के साथ वो समझ जाएगी। हमने उन्हें कभी फील नहीं होने दिया कि वो हमारे स्टेटस की नहीं है। बहुत प्यार से रखते थे, पर वो बदतमीजी करते थे और एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। भाभी, मैं आपको बताती हूँ, ये ना, ये वाली साड़ी पे ये वाला ब्लाउज पहनो, बहुत अच्छा लगेगा, सूट करेगा आप पे। भाभी क्या कर रही हो आप? काट क्यों रही हो? तेरे छूने के बाद में अब मैं इसका पोछा भी नहीं बना सकती। और रही बात फैशन की, तो वो मुझे तेरी जैसी बहन जी से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके पास पैसा तो बहुत है पर ओढ़ने पहनने की ज़रा सी अकल नहीं। आप लोग इतनी शराफत दिखा रहे थे और वो बदतमीजियाँ करती जा रही थी, क्यों? शायद उनकी नज़र सिर्फ हमारे पैसों पर थे, वरना वो प्रीतम से ऐसी बात नहीं करते। सर को बताओ ना, सर को बताओ। क्या हुआ? भैया वो कुछ महीने पहले की बात है। भैया काम से बाहर गए हुए थे और शीतल भाभी मेरे रूम में आई। जी भाभी, क्या कहा हमें बताइए। कुछ नहीं, वो मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे पास आके थोड़ा टाइम पास कर लूं। क्या कर रहे हो तुम? वाओ, कितना सुंदर कॉम्प्लेक्स है। काश ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मेरा भी होता। ऐसे हो सकता है अगर तुम चाहो तो। हाँ भाभी, मैं भैया से बात करूँगा। नहीं, भैया को बीच में लाने वाली कौन सी बात है? अगर ये हम दोनों के बीच में हो सकता है तो। उनसे उस दिन बड़ी मुश्किल से मैंने पीछा छुड़ाया। भैया को बताने से डर लगा, इसलिए मैंने दीपा से शेयर किया। वो ये सब चाल चला करती थी। सुना आपने कितनी घटिया औरत थी। एक तो मैं इस बात से निकल नहीं पाया कि उसने मेरे साथ क्या किया है, क्यों किया, और आप मुझ पर उसके मर्डर का इल्जाम लगा रहे। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं सर, हमें परेशान मत कीजिए। हमारा उसके मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। सर, अगर ये लद्दा फैमिली सच कह रही तो शीतल बहुत ही मक्कार और धोखेबाज हो रहा है। मिश्रा, कितने लोगों को जानते हो जो सामने से अपनी गलती माने? वैसे भी ये स्टोरी की एक ही साइड है। शीतल की साइड तो हमने सुनी नहीं है, जो उसकी माँ हमें बताई। शीतल बहुत अच्छी लड़की थी और ये शादी भी उसने अपनी मर्जी से की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि उसने डिवोर्स क्यों ले लिया। क्यों ले लिया मतलब? उसने आपको नहीं बताया था? कहाँ बताया, कहाँ मिली वो मुझसे। हमेशा फोन पर ही बात होती थी और जब भी मैं उससे पूछती तो वो यही कहती थी कि वो जो कर रही है सब ठीक है, मिलूंगी तब बताऊंगी। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। उससे पहले ही वो मुझे छोड़कर चली गई। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जा सकती हैं। जरूरत पड़ी तो आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है सर। क्या हुआ? माया ने फोन उठाया क्या? अरे फोन तो तब उठाएगी जब वो नंबर लगेगा। उसका तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हो गया इस लड़की को? 5 दिन हो गए, दुबई से सिर्फ फोटो भेज रही है, यानी कि कम से कम एक कॉल तो कर ले। अरे ये भी तो हो सकता है कि इंडिया का नंबर वहाँ काम ना कर रहा हो और वहाँ का नंबर लेने में टाइम लग रहा हो। एक बार और कोशिश करो। तुम सब ठीक होगा, तुम जाओ, एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। सर। हाँ मिश्रा। सर, शीतल के घर के फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके घर में सिर्फ उसी के फिंगरप्रिंट्स मिले। उसके घर में किसी भी सामान पे, इनफैक्ट डोरबेल पे भी किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। इसका मतलब जानबूझकर फिंगरप्रिंट्स मिटाए गए। शीतल उस घर में कुछ महीनों पहले शिफ्ट हुई थी, लेकिन इस टाइम में भी कोई ना कोई तो घर में आया होगा, किसी ने तो डोरबेल बजाई होगी। मतलब यह कि जिसने भी उसे मारा या मरवाया है, सोची समझी प्लानिंग है। सर, शीतल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई। सर, इसके मुताबिक उसकी मौत दोपहर 1 से 3 के बीच में हुई और चाकू से 3 बार पेट में वार किया गया। मतलब पीएम रिपोर्ट से भी कोई खास हेल्प नहीं है? नथिंग। सर, मैंने शीतल की बैकग्राउंड भी चेक की है। शादी से पहले या तलाक के बाद उसका कोई भी अफेयर वगैरह भी नहीं था। शीतल का एक हस्बैंड नरेश लड्डा और उसके भाई बहन, उनके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन? सर, अब तक नहीं आई, मैं जल्दी आ जाएंगे। जल्दी आएंगे सर। साहब
हमारा नाम वीरेंद्र शर्मा, ये हमारी पत्नी उर्मिला शर्मा सर। सर हम मेरठ से आए सर। सर हमारी बेटी माया शर्मा यहाँ दिल्ली में इस एरिया में रहती है सर। वो पिछले 1 हफ्ते से मिसिंग है सर, और अब तो फोन भी उसका ऑफ आ रहा है सर। घबराइए मत। सिंह सर, इनकी कंप्लेंट लिखो, लड़की की पूरी डिटेल्स लो और ऐसा ईराना से बोलना जैसे आए तो फॉलो अप करें। ओके सर। मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, आप अपनी कंप्लेंट लिखवाइए, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढने की कोशिश करें। सर ये नरेश और उसके भाई बहन तीनों बहुत कमीने हैं, और मैं बात दावे से कह सकता हूँ कि शीतल के मर्डर में इन्हीं तीनों का हाथ है। क्योंकि सर जिस दिन हम लोग केस जीते थे और नरेश को शीतल को घर गाड़ी बंगला सब देना पड़ा था, उस दिन नरेश ने शीतल को मेरे सामने ही धमकी दी। ये पैसा तुझे कभी हजम नहीं होगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन नरेश का तो कहना है कि डिवोर्स उसने नहीं बल्कि शीतल ने मांगा था। हाँ सर, मांगा था, क्योंकि इन तीनों भाई बहन ने मिलकर शीतल का जीना हराम कर रखा था। सर उसे इतना मजबूर कर दिया, क्या करती बेचारी वो। वकील उसे फैमिली कोर्ट में पति पत्नी के झगड़े सुनते आ रहा हूँ, मगर शीतल के केस को सुनकर मेरी भी रूह कांप गई थी। शादी होते ही नरेश ने सभी नौकरों को काम से निकाल दी। इतने बड़े घर का झाड़ू पोछा, साफ सफाई, खाना बनाना सब अकेली मैं ही करती थी। पर इतना भी काफी नहीं है उसके लिए। रोज मुझे परेशान करने के नए नए तरीके निकाल लेता है। और फिर एक दिन, ये क्या है? दाल है या पानी है? ये एक तो रोज रोज ये घास फूस खा के ना बोर हो चुका हूँ। अरे कुछ और नहीं बना सकते क्या? चिकन मटन कुछ? भाभी ये रोटी भी कच्ची है। मायके से तुम कुछ सीख के नहीं आई हो क्या? माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें? क्यों मैं खाना ठीक नहीं बना रही हूँ क्या? ये बनाया तुमने खाना? हाँ? और सब्जी खाने में क्या प्रॉब्लम है? जरूरी है अपने स्वाद के लिए किसी की जान ली जाए? आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लग रहा था तो आप मुझे अकेले में बोल देते। इसे अपने भाई बहन के सामने मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? क्या बकवास कर रही हो? क्या मतलब भाई बहन? मैं सही तो बोल रही हूँ। आप तीनों भाई बहन जब देखो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, मेरी बेइज्जती करते रहते हो। चुप कर, आइंदा जबान लड़ाई ना, जबान खींच लूंगा मैं। निकल। अरे अरे भाभी, आप रो क्यों रही हो? हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या कर रहे हैं आप? हाथ हटाइए। अरे हाथ हटाओ? अरे मैं तो हाथ हटा दूंगा भाभी, पर भैया शाम को जिसको ला रहे हैं आपसे मिलाने, उसका हाथ कैसे हटाओगे? क्या नरेश, तुम अपना काम निकलवाने के लिए मुझे किसी ऑफिसर के साथ सोने के लिए बोल रहे हो? नरेश, बीवी हूं मैं तुम्हारी। चिल्ला मत। तुझे क्या लगा रे, मुझ जैसे बिल्डर ने तुझ जैसे गरीब से शादी प्यार में पागल होकर की है? तेरे पास ये शक्ल ये फिगर नहीं होती ना, तुझ जैसी को मैं घास भी नहीं डालता। अच्छा चल ठीक है, सुन, ज़्यादा नाटक मत कर, जल्दी से तैयार हो जा। और सिर्फ आज याद रखना, तुझे उसे सिर्फ खुश करना है, ताकि वो 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दे। और कुछ नहीं, समझिए, सिंपल है। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। क्या बोली तुम? क्या बोली? भैया क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? ऑफिसर का मूड खराब हो जाए इसकी सूजी हुई शक्ल को देख के, और कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाए? समझा इसको, जल्दी से तैयार हो जाए, नहीं तो जान से जाएगी। भाभी आप तैयार हो जाओ प्लीज। Yes, I hope you enjoyed the evening. अरे तू तो मेरी सोने की मुर्गी निकली। देखना ये मुर्गी हमें 1 नंबर बनाएगी, 1 नंबर। एक भी कॉन्ट्रैक्ट मैं किसी और के हाथ लगने नहीं दूंगा। जब तक तू है तब तक हम हैं। नरेश रोज रोज नए नए आदमियों को पकड़ के ले आता है। पति नहीं दलाल बन चुका है वो। मैंने समझाने की कितनी कोशिश की पर सुनने को तैयार ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि अगर हमें बच्चा हो जाए तो शायद वो बदल जाए। क्या बच्चा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? नरेश, हमारी शादी को 8 महीने हो गए, अब तो माँ भी बच्चे को लेकर पूछने लगी है। अरे भाड़ में जाए तेरी माँ। बच्चा पैदा करके तेरा फिगर नहीं खराब करना है। मुझे बच्चा नहीं, पैसा चाहिए, बिजनेस आगे बढ़ाना, समझी? पर नरेश मेरी चुप कर, आगे इस बारे में कुछ बात नहीं होगी। चल साइड हट।
कुछ सोचो सही, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। वो पुलिस वाला पैसे से भी नहीं मानेगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सुन, एक पुलिस वाले ने नाक पे दम कर रखा है, तुझे उसे खुश करना होगा। मैं ये सब और नहीं करूंगी, और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। क्या बोली? आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ। मेरा पति जबरदस्ती मुझसे करवाता है अपने बिजनेस के चक्कर में। आप पुलिस वाले हो ना, आप मेरी मजबूरी समझिए और प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे ड्यूटी पे भी जाना है, चल बिस्तर पे चल। नरेश साला कमीना है, लड़की का पैसा बचा लिया। चल। एक मिनट, मैं बस वॉशरूम जाकर आऊं प्लीज। अरे यार मूड खराब कर दिया, जल्दी जा और जल्दी आना। शीतल ने उस पुलिस वाले के साथ की बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली थी और घर जाकर के नरेश को सुना दिया, जिसमें पुलिस वाला खुद मान रहा था कि नरेश शीतल को मजबूर करता था दूसरों के साथ सोने के लिए। वो रिकॉर्डिंग सुनकर नरेश ने क्या किया? दरअसल उस शाम शीतल का बर्थडे था, तो इन तीनों भाई बहन ने मिलकर उसे सरप्राइज पार्टी दिया। वो लोग उसे इमोशनल यूज करके वो रिकॉर्डिंग डिलीट करवाना चाहते थे, मगर शीतल ने साफ साफ कह दिया कि उसे डिवोर्स चाहिए। वो रिकॉर्डिंग अभी कहाँ है? नरेश के पास। वो इसी शर्त पर डिवोर्स के लिए तैयार हुआ था कि शीतल रिकॉर्डिंग उसे वापस कर देगी और जितनी भी कॉपियां हैं वो सब डिलीट कर देगी। और अगर देखा जाए तो इस हिसाब से नरेश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। उस पुलिस वाले का नाम क्या था? सर वो आप जानते हैं कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन शीतल के लिए दुख होता है। कितनी मुश्किल से उसे वो सब चीज़ें मिली थी जिसकी वो हकदार थी। सर उसके कातिल को प्लीज छोड़िएगा मत। पुलिस के सामने शीतल की दो छवियां आई, लेकिन दोनों एक दूसरे से विपरीत थी। पहली गुस्सैल, बदतमीज, मौका परस्त जो लाड़ा परिवार ने बताई। दूसरी एक मजबूर, असहाय, पीड़ित औरत की, जिससे उसका अपना पति अपने फायदे के लिए जिस्म फरोशी करवा रहा था। आखिर शीतल का असली किरदार क्या था, क्योंकि उसे समझे बिना इस केस को समझ पाना बहुत मुश्किल था। सर लट्टा फैमिली का बैकग्राउंड चेक किया, पता चला काफ़ी टेढ़े लोग, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है तो काफ़ी ऊपर तक कॉन्टैक्ट्स, कॉल रिकॉर्ड्स में गुंडे, हिस्ट्री शीटर्स, इन सब के नंबर्स, और इनके खिलाफ धोखाधड़ी के केसेस भी रजिस्टर्ड है। मोबाइल लोकेशन चेक की? जी सर, लेकिन 10 तारीख को इनमें से किसी की भी मोबाइल की लोकेशन शीतल के घर के आसपास की नहीं। मिश्रा ये लड्डा नामी बिल्डर है, तो पॉसिबल है कि ये काम इसने किया नहीं, करवाया हो। इसके लिए इसमें जितने भी गुंडे और हिस्ट्री शीटर है ना, उनको राउंड अप करते हैं, वो बताएंगे कुछ। इंस्पेक्टर आप प्लीज उस घटिया औरत के लिए हमें परेशान मत कीजिए। उसे हमने नहीं, उसी के किसी यार ने मारा होगा जिसके लिए उसने मुझसे डिवोर्स लिया था। वो एक नंबर की झूठी, मक्कार और कैरेक्टरलेस औरत थी। वैसे हमारी इंक्वायरी में आपका कैरेक्टर भी कुछ ऐसे ही आ रहा है, और अगर वो इतनी बुरी थी तो फिर घर, गाड़ी, पैसा ये सब देकर सेटलमेंट क्यों करना पड़ा? कोर्ट में प्रूव क्यों नहीं कर पाए? एक्चुअली वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, एक ऐसी चीज़ को लेकर जिसे मैं कभी बाहर नहीं आने दे सकता था। और वो चीज़ उस पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग थी जिसके साथ सोने के लिए आपने उसे भेजा था। किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं आप? मैं तो ये फोटो की बात कर रहा हूँ। पता नहीं ये फोटो शीतल के पास कैसे आई और उसने अपने वकील को दे दिया। कहाँ से आई मतलब? आपका कहने का मतलब है कि फोटो फेक है? डिड आई से दैट? नो, डिड आई से दैट फेक है? हाँ ये सच है कि मैं इस लड़की के साथ सोया था, लेकिन ये फोटो किसने कब खींची और शीतल के पास कैसे आई मुझे नहीं पता। कौन है लड़की? आई डोंट नो। मैं एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में गया था, उसके बाद वो लड़की मुझे मिली और वहीं थोड़ी बहुत कुछ बातचीत हुई। उसके बाद उसने मुझे रूम में इन्वाइट किया। इस लड़की का कोई कांटेक्ट या एड्रेस? नो। नरेश की बातों से एक अलग ही एंगल है। मतलब शीतल का वकील उसे जितना शरीफ बताने की कोशिश कर रहा है, शायद वो ऐसी है नहीं। मिश्रा बात करो, फोटो में वो लड़की कौन है? वो फोटो खींची किसने है और शीतल के पास वो फोटो किसने भेजी है ठीक उस वक्त जब डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही थी?
सर 2 दिन हो गए कंप्लेन कराए हुए सर। सर हमारी बेटी अभी तक मिसिंग है सर। आपका केस तो ऐसा ही राणा देख रहा है। राणा कहाँ है? सर राणा साहब तो केस के सिलसिले में बाहर गए। आइए आप मेरे साथ, संभल के। एक मिनट दिखाइए। ये कौन है? यही तो हमारी बेटी माया शर्मा। सर हमारी बेटी माया 7 तारीख को नई दिल्ली से दुबई गई थी नौकरी ज्वाइन करने के लिए। ये देखिए साहब, दुबई से फोटो भेजती है पर कॉल करते हैं तो उठाती नहीं है, कॉल बैक भी नहीं करती है। सर शुरू में तो 1-2 दिन हमने इंतजार किया कि फ़ोन करेगी, पर बाद में तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। फिर हम लोग मेरठ पुलिस के पास गए, उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ आप लोग दिल्ली जाइए, क्योंकि वो माया दिल्ली में ही रहती थी। माया दिल्ली में क्या कर रही थी? सर मार्केटिंग में नौकरी करती थी सर। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। उसने रहने के लिए घर ले लिया था और खर्चे के लिए हमें पैसे भेजती थी। मम्मी वो मैंने पैसे भिजवाए थे, आपने चेक किए ना? फिर अचानक 7 तारीख को उसका SMS आया कि वो उसने नौकरी छोड़ दी है, उसको दुबई में नई नौकरी मिली और इसलिए वो वहाँ जा रही है। जाने से पहले हमसे मिलकर भी नहीं गई। यहाँ पर किस कंपनी में जॉब करती थी? सर ये तो कभी मैंने उससे नहीं पूछा। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। मिश्रा, माया के पिछले 2 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन और जितनी भी जानकारी मिल सकती है निकालो। उसका सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल आईडी सब कुछ ढूंढो और अच्छे से छानबीन करो। सर नरेश के कॉल रिकॉर्ड में जिन गुंडों के नंबर थे उन्हें लेकर आए। साहब हम गुंडे नहीं, मजदूर लोग हैं साहब। छोटा मोटा काम कर लेते पेट पालने के लिए साहब। और नरेश लड्डा के हिस्से की मार खाना भी तुम्हारे छोटे मोटे काम में आता है? देख सोच कर जवाब देना। ये भी मजबूर है। जब इसके हाथ में खुजली होती है ना तो 2-4 की हड्डियां तोड़ने के बाद ही ठीक होती है। सोच लो। साहब हम लोग नरेश सेठ के लिए काम करते हैं। क्या काम? डराना धमकाना, घर खाली करवाने जैसे काम सब। बस इतना ही? सोच के बताना। साहब वो अपने लिए हमसे लड़की मंगवाता है साहब। उसको भी लेकर आए थे? नहीं साहब, हमने तो इसे कभी देखा भी नहीं। शीतल लड्डा अच्छी है, पसंद है? अच्छी लगी साहब। नहीं साहब, मेरा मतलब सेठ की बीवी है। क्यों मारा उसे? सेठ के कहने पर? नहीं साहब, हमने नहीं मारा। साहब हम लोग क्यों मारेंगे उसको साहब? तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? अब हमें क्या पता किसने मारा साहब, हमारा तो उससे कोई वास्ता भी नहीं। वास्ता भी निकलेगा। मिश्रा मिटा ले खुजली, तब तक तोड़ना जब तक सच नहीं बोलते। सर माया ने 7 तारीख को दोपहर 2 बजे की दुबई जाने की फ्लाइट की टिकट निकाली थी और 7 तारीख की सुबह 10 बजे उसने ऑनलाइन चेक इन भी किया। मतलब वो सही में दुबई जा रही थी? देख के तो ऐसा ही लगा, लेकिन ना वो एयरपोर्ट गई ना उसने फ्लाइट ली। टिकट लिया, ऑनलाइन चेक इन भी किया, तो फिर फ्लाइट क्यों छोड़ दी? हो सकता है लास्ट मिनट उसका मन बदल गया हो या फिर किसी ने ज़बरदस्ती उसे जाने से रोका। लेकिन दोनों ही केसेस में वो दुबई वाले पिक्चर्स कहाँ से आए जो उसने अपने माँ बाप को भेजे? सर हमने पता किया, वो पिक्चर्स इंटरनेट से निकाले गए और उसके माँ बाप को इसलिए भेजा गया ताकि उन्हें यकीन हो कि माया दुबई में है। सारे पुलिस स्टेशन में माया की डिटेल्स भेजी? जी सर। एक्सक्यूज मी। हेलो, PSA मिश्रा बोल रहा हूँ। ठीक है सर, फरीदाबाद के पास के जंगल में एक माया से मिलती जुलती बॉडी मिली। बॉडी काफ़ी सड़ चुकी है तो आइडेंटिफाई करवाना होगा। माया के पेरेंट्स को बुलाओ, शिनाख्त कीजिए। हाथ में टैटू है जिससे शायद पहचान हो सके। मेरे बच्चे। मम्मी देखो मैंने टैटू बनाया है। अरे ये क्या नाक चनाक बना लिया है, कितने सुंदर हाथ थे तेरे। मम्मी आजकल का फैशन है, रहने तो आप समझोगे ही नहीं। कहाँ समझ पाएगी तू, ऐसे हमें छोड़कर चली जाएगी। सर सूटकेस के अंदर या बॉडी के आसपास कोई सुराग नहीं मिला है। सर क्राइम ब्रांच ने यूसुफ नाम के ब्लैकमेलर को पकड़ा है। उसके फोन में शीतल के न्यूड पिक्चर्स मिले हैं।
सर ये फोटो मुझे प्रतिम ने सेंड किया था सर। प्रतिम लड्डा? जी सर। क्यों भेजा था? सर वो मैं ऑनलाइन सेक्स चैट वीडियो रैकेट चलाता हूँ सर, वहाँ मेरी एक लड़की को ये प्रतिम मिला था सर। सर जब हमने इसकी इंक्वायरी निकाली तो पता चला ये बहुत बड़ा आसामी सर, तो हमने इसे अपने जाल में फंसाया सर और इसको हमने ब्लैकमेल करना शुरू किया सर। फिर सर ये हमारा ATM बन गया था सर। सर मैं यूसुफ को रेगुलरली पैसे दे रहा था, एक बार पैसे नहीं दे पाया तो उसने बोला कि घर में किसी फीमेल की न्यूड पिक्चर सेंड करना, तो इसलिए मैंने एक बार शीतल भाभी की फ़ोटो खींची चुपके से। वो गमछा मैं जानबूझकर अपने साथ ले गया। मुझे लगा अगर भाभी ने मुझे देख लिया तो उनको लगे कि रघु था। एक ही फोटो भेजी थी और भी भेजी थी? सर एक और भेजी थी। अब जो पूछ रहा हूँ ना उसका बिना पिटे सच सच जवाब देना। नरेश अपने बिजनेस के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के लिए शीतल को दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए मजबूर करता था? शीतल भाभी अच्छी बहू थी, पर नरेश भाई ने कभी उनकी कदर नहीं करी। अपने फायदे के लिए उन्हें कितने लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर करते थे। हमें पता था सर ये गलत है, पर उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती थी क्योंकि हम उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे। मिश्रा, शीतल जैसी सीधी सादी लड़की बेचारी इस नरेश लड्डा जैसे घटिया आदमी के चंगुल में फंस गई और वो कमीना अभी भी खुला घूम रहा है। इसके ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का केस बनाओ। इस नरेश लड्डा को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। जी सर। शीतल के केस में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन माया के केस में ना तो कोई ढंग का सस्पेक्ट मिल रहा है और ना ही कोई मोटिव मिल रहा है। सर क्या ये हो सकता है कि ये दोनों केसेस कनेक्टेड हो सकता है? सर माया का फोन 9 तारीख को स्विच ऑफ हुआ। माया के कॉल रिकॉर्ड्स में 2 नंबर में, एक किसी अनिल नाम की फोटोग्राफर का है जिसकी पुरानी दिल्ली में फोटो स्टूडियो, और दूसरा नंबर फेक आईडी पे लिया गया जिसके साथ माया की अक्सर लंबी बातें हुआ करती। और सर वो नंबर 9 तारीख से स्विच ऑफ, अब तक ऑन नहीं हुआ है। सर माया ने अपने कार्ड से 6 मार्च को एरोसिटी में एक होटल भी बुक किया था और सर उसने अपने लैंडलॉर्ड को पूरे रेंट के पैसे देके वो रूम छोड़ दिया था, पर उसके लैंडलॉर्ड को उसके दुबई जाने की बात बिल्कुल पता नहीं थी। मतलब उसने दुबई का टिकट बुक कराया था, अपना रूम छोड़ा था, लेकिन शायद वो दुबई गई नहीं। जी सर। सबसे पहले तो इस फोटोग्राफर को उठाओ, पता करते हैं माया और इसका क्या कनेक्शन। और दूसरा ये फेक नंबर, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कहाँ से इशू हुआ, प्रीपेड है, पोस्टपेड है, सब कुछ पता करो। सर। आखिरकार माया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि माया को नींद की दवा दी गई थी। 7 तारीख की दोपहर को लगभग 12 से 3 के बीच हुई। जिस दिन माया दुबई जाने वाली थी, क्या कोई ऐसा था जो उसे दुबई नहीं जाने देना चाहता था? क्या कोई ऐसा जिसके राज माया के पास थे? बताता हूँ सर। नरेश और माया की फोटो मैंने माया के कहने पे खींची थी और भी बहुत सारे लोगों के साथ उनकी फोटो मैंने खींची थी। जिसके साथ जैसी भी तस्वीरें खींची है ना, सब पुलिस स्टेशन में जमा कर। एक बात बता, ये काम माया खुद करती थी या किसी के कहने पर? खुद ही करती थी साहब, खुद ही कॉल करती थी, खुद ही सारी डीलिंग करती थी। और पेमेंट? पेमेंट कैश में होती थी, वो खुद ही करती थी। और कभी कभार महेश नाम का आदमी आता था, वो पेमेंट करने के बाद माया से मेरी बात करा देता था। माया के कॉल रिकॉर्ड्स में महेश को ढूंढो। सर महेश का पता चल गया। उठा लो उसे। साहब मैं सच बोल रहा हूँ। माया मैडम जो बोलती है मैं वो करता हूँ। वो अक्सर लोगों को लिफाफे पैकेट देने के लिए बोलती थी। मुझे लगा कि अनिल भी इनका आदमी होगा। अब वो कौन है, क्यों है, क्या है, मैं ये सब उनसे नहीं पूछ सकता ना। तू तो कुत्ते जैसा वफादार आदमी है ना। देख, माया का मर्डर हो गया है। अभी अगर मुंह नहीं खोलेगा ना तो लंबा अंदर जाएगा तू। तेरे फोन रिकॉर्ड्स, कॉल लोकेशन सब निकाल लिए हमने, जिससे क्लियर है कि 6 तारीख को तू माया के होटल गया था और बाद में भी होटल के आसपास ही था। और अगले दिन होटल से एयरपोर्ट की तरफ भी गया था जब माया दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट निकली थी। साहब मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं तो जो साहब बोलते थे वो करता था। तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ ना, क्या किया तूने? 6 मार्च की शाम को माया मैडम को होटल पर ड्रॉप किया था। तो जब माया को ड्रॉप किया था वो अकेली थी? हाँ सर। उसके साथ कोई सामान वगैरह था? नहीं साहब, खाली हाथ में पर्स था बस। फिर मैंने शाम को साहब को होटल ड्रॉप किया और गाड़ी वहीं छोड़ के अपने एक दोस्त के पास रहने चला गया। साहब ने कहा था कि अगले दिन 4 बजे आ जाना होटल, तो मैं उनको 4 बजे लेने पहुंच गया।
सर मैडम नहीं आ रही? अरे हाँ महेश, तुझे बताना भूल गया था, वो तो 2 बजे की फ्लाइट से दुबई चली गई। चल देख क्या रहा, चल ना। Yes, sir. अच्छा ये बता, इन दिनों में तूने कुछ ऐसा देखा या सुना जो तुझे अजीब लगा? हाँ साहब, कुछ दिन पहले साहब किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। जी देखिए, मैं उस पार्सल के लिए 1.5 लाख रुपए देने थे, लेकिन वो काम होना चाहिए। हाँ जी, काम की मुझे गारंटी चाहिए। पर साहब इतने पैसे उन्होंने मुझे लेके कहीं भेजा नहीं। पार्सल क्या था? वो नहीं पता साहब। कब की बात है? सब 10 मार्च की, जब मैं गाड़ी की चाबी लेने गया था। 10 मार्च के आसपास के विजय माशरी के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। सर पता चला है कि विजय उन दिनों एक नवीन नाम के हिस्ट्री शीटर के रेगुलर टच में था। सर इसके कहने पे क्या साहब? और तू दूध पीता बच्चा है ना जो इसकी बातों में आ गया? और तू मैंने कुछ नहीं किया साहब। जब कुछ नहीं करने के विजय माहेश्वरी ने तुझे 1.5 लाख रुपए दे दिए? हाँ बोल। साहब वो एक काम के नहीं 3 काम के पैसे थे साहब। विजय ने फोन करके मिलने बुलाया, मैं इसके साथ वहां पहुंचा। हमने चलती गाड़ी में उसका गला दबाकर उसे मार दिया और थोड़े आगे जाकर सूटकेस को जंगल में फेंक दिया। तो पहला हुआ माया का मर्डर, दूसरा उसकी बॉडी को ठिकाने लगा, तीसरा बताओ। तीसरा शीतल का मर्डर। क्या? तो कैसी लगी मेरी प्लानिंग? मोटिव समझ नहीं है, क्यों किया? माया से पीछे छुड़ाने के लिए। दरअसल क्या होता है कि जो ये डिवोर्स केस होता है ना, इसमें हम लोग क्लाइंट को ज़्यादा एलिमनी दिलाने के लिए उन्हें नंबर 2 के तरीके से करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं। उसके बाद इन सब नंबर 2 के तरीकों से ही तो पैसे मिलते हैं ज़्यादा, वरना आप भी जानते हैं कि डिवोर्स के केस में कहाँ इतने पैसे मिलते हैं। और माया वो अपनी मर्जी से काम करती है? अरे नहीं साहब, इतनी आसानी से कौन तैयार होता है। बोला मैंने कि ये सब करने में परेशानी क्या है, किसी के साथ सोना थोड़ी है। उसको ब्रेन वॉश किया, समझाया उसको, तब जाके मानी। और हाँ, शादी की झांसा भी दी। लेकिन उसके बाद एक दिन सिसली तुम कमाल, एक बार और हो जाए। एक बार क्यों, 10 बार करेंगे। रियली? लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे अपनी फर्म में पार्टनर बनाना होगा, अपनी बीवी को डिवोर्स देना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। ये क्या बकवास कर रही हो? तो मुझे देखकर या सुनकर लग रहा है कि मैं बकवास कर रही हूँ। शुरू में मुझे लगा कि भूल जाएगी, मगर नहीं साहब, वो तो पीछे पड़ के रह गई। फिर मुझे लगा कि इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तभी सडनली मुझे शीतल के केस से एक आइडिया मिला और मैंने डबल गेम खेला। मैंने माया को नरेश के पास ये कह के भेजा कि इस केस से ना हमें बहुत पैसे मिलने वाले हैं, और इतने पैसे कि हम उस पैसे से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते। और उसके बाद मैंने अनिल से माया और नरेश की फोटो खिंचवा ली, और उन फोटो से मैंने शीतल को घर, पैसा, गाड़ी सब दिलवाया। इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मैंने भी अपनी फीस बढ़ा दी, जिसकी वजह से मेरे और शीतल में झगड़ा हुआ और उसने मुझे पुलिस की धमकी तक दे डाली। फैमिली कोर्ट में नरेश ने शीतल को सबके सामने धमकी दी थी कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसी बात का मैंने फ़ायदा उठाया और एक साथ दोनों को ख़त्म करने का प्लान किया, ताकि दोनों केस में नरेश का नाम आए और वो फंस जाए। तो मैंने माया की 7 तारीख की दुबई की फ़्लाइट बुक की, उसका ऑनलाइन बोर्डिंग पास निकाला, ताकि आप लोग जब छानबीन करें तो आप लोगों को माया के दुबई जाने वाली बात सच लगे। अगले दिन होटल से निकलते वक्त मैंने उसकी कॉफ़ी के कप में नींद की गोलियाँ डाल दी। मैंने माया का फ़ोन अपने पास ही रख लिया था। एक रात पहले ही उसके घर वालों को मैंने मैसेज कर दिया कि मैं दुबई जा रही हूँ नौकरी के सिलसिले में, और 2 दिन तक दुबई की फ़ोटो भेजता रहा। उसके 2 दिन बाद मैंने उसके फ़ोन को तोड़ के फेंक दिया। माया और शीतल के मर्डर केस में चार्जशीट फाइल करो।
और ध्यान रहे कि फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए। इंस्पेक्टर, आप भूल रहे हैं कि मैं एक वकील हूं। मैं कोई ना कोई दंड फंद लगा करके बाहर निकल जाऊंगा। ये केस इंसान की हैवानियत का एक जीता जागता उदाहरण है। शीतल एक सीधी सादी जिंदगी चाहती थी, जबकि नरेश, विजय और माया ने पैसे के लालच में गलत रास्ता चुना। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।